बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग। समझ में आया क्या? अब पहले एक बॉन्ड थी, अब कितनी बॉन्ड हो गई? दो। दो बॉन्ड होने से बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहती है, दो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी का। द कंबाइंड एनर्जी ऑफ बोथ द बॉन्ड इज नोन एज सिनर्जेटिक इफेक्ट। समझ में आया? या सिनर्जी। अब इससे फर्क क्या क्या पड़ता है, ध्यान से समझते जाएंगे इसमें। फर्क क्या क्या पड़ेगा, देखो जरा। पहले मेटल और कार्बन में एक बॉन्ड थी, अब कितनी बन गई? दो। तो मेटल और कार्बन में दो बॉन्ड बन गए, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या हुआ बताओ जरा। मेटल कार्बन की जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी क्या? यस। अरे भैया, एक बॉन्ड था, अभी दो हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गए? पहले एक थी, अभी कितनी हो गई? दो। तो बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। सही है। और लास्टली बचता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही है। तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। समझ में आया? बट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये तो मेटल और कार्बन के बीच में, बट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की भी तो बॉन्ड होगी। ये कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है यहाँ पे। सही है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं बताओ जरा? पाई स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर आपको याद होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, एमओटी के अंदर। क्या फॉर्मूला था? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय। सही है। ये बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था क्या? अब मेरे को बताओ, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग के बढ़ेंगे। बताओ। मैथ्स पढ़े हो इतना तो समझ में आता होगा। अगर ये वाला वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, और ये वाली अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ? अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? गुड जमास। वहां बच्चन हर बार नाटक करता रहता है। एक काम तो ढंगा कर ले बेटा। सुनते जाओ। आता इलेक्ट्रॉन्स क्या, अँटी बॉन्डिंग मध्ये जर इलेक्ट्रॉन्स वाढले की बॉन्ड ऑर्डर काय होणार? कमी, बरोबर का? तो उस हिसाब से देखेंगे, तो उस हिसाब से देखो, मेटल और कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम। है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। तो बॉन्ड की लेंथ का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। समझ में आएगा? तो ये फर्क होता है तुम्हारा इधर से। चल, अट से हेड शॉट। अब सुनते जाओ, मैं क्या बोलता हूँ। मेटल, मैं सुनो, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन की बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। बट जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड है उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो मेटल कार्बन बढ़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या होगी? कम। तो ये लिखवा के दिया है मैंने, जाके अच्छे से एक बार देख लेना। नोट्स में दिया हुआ है, किधर गया? रुक जा। तो ये रहा सिनर्जेटिक बॉन्डिंग, ध्यान से देखते जाओ, फिर से अच्छे से बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गए मेटल में, मेटल की फिर ना, तो यहाँ पे क्या बनेगी? नॉर्मल बॉन्ड। सही है क्या? और यहाँ से जो बनेगी बैक बॉन्ड। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो फर्क क्या पड़ता है देखते जाओ जरा। मेटल कार्बन के बीच में पहले एक बॉन्ड थी, अब दो बन गई, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई और बॉन्ड का ऑर्डर भी बढ़ गया, बॉन्ड की लेंथ क्या हो गई? कम। ठीक है। और इसमें उल्टा हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? कम। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ये, तो सिनर्जी। नॉर्मल बॉन्ड कार्बोनिल से मेटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, सेकंड बैक बॉन्ड में मेटल से कार्बोनिल में जाएगा, दोनों को एडिशन बोलेंगे सिनर्जेटिक इफेक्ट। क्लियर हुआ सब लोग को सिनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस एक बार रीड कर लेना एंड आप लोग के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में दिए हुए, मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्या करता है? अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। एक रिएजेंट होता है जो रिएक्शंस में काम आता है। रिएक्शंस जब आप इंडस्ट्री में रिएक्शन करते हो तो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट इज ऑयल को घी में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन है। तो देखते हो कि जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं? घी में। तो ऑयल का घी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करके। उसमें एक कैटलिस्ट लगता है, रिएक्शन बड़ी स्लो होती है, रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा। कैसे यू फास्ट करेंगे? कैटलिस्ट का यूज करके। कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? विल्किंसन। क्या नाम है? विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है? रोडियम और साथ में पीपीएच थ्री थ्राइस और क्लोरीन, ये होता है। अब ये पीपीएच थ्री क्या होता है? पीपीएच थ्री होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ठीक है। तो रोडियम पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन कितने लगे हैं? तीन। कितने लगे हैं? और एक क्लोरीन लगा है। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब नामकरण देखेंगे, नामकरण देखेंगे तो देखो जरा, पहला लिगैंड क्लोरिडो है, क्लोरिडो। और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन तीन है, तो नाम क्या? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो नाम क्या? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। रोडियम
वन। तो ये जो है तुम्हारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, रोडियम बेस्ड होता है। और ये क्या करता है तुम्हारे अल्कीन को किसमें कन्वर्ट करता है, अल्केन में। क्लियर हो गया। तो ये एप्लीकेशन मोनोडेंटेड होता है ये ट्राइफेनल फॉस्फेट। हाँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट सिस्प्लैटिन की। सिस्प्लैटिन कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, प्लेटिनियम के दो अमोनिया दो क्लोरीन लगे होते हैं, सही है, दोनों क्लोरीन सेम साइड में, दोनों अमोनिया सेम साइड में। नाम होता है सिस्प्लैटिन। एंटी कैंसर ड्रग होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। क्लियर है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। क्लियर। नाम होता है सिस्प्लैटिन। क्लियर। नेक्स्ट थायोसल्फेट। ये H2O3 इसकी बात करेंगे, ये सल्फेट होता है, उसका एक बड़ा बड़ा भाई होता है थायोसल्फेट। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा दोगे और सल्फर डबल बॉन्ड लगा दोगे तो नाम पड़ेगा थायो। तो ये सल्फेट है, उसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दोगे तो नाम पड़ा थायोसल्फेट। तो थायो नाम पड़ जाता है आगे, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा के सल्फर डबल बॉन्ड लगाते तो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हटा दी और एक सल्फर डबल बॉन्ड लगा दी, तो नाम पड़ गया थायोसल्फेट। सल्फेट का क्या हो गया, थायोसल्फेट। H2O3 बोलते हैं। हाइपो सॉल्यूशन, ये फोटोग्राफी में काम आता था, किसमें काम आता था, फोटोग्राफी में। तो आपके जो पुराने फोटोज होते थे उसको आप लोग देखते थे कि क्या बोल सकते हैं, उसमें रील होती थी एक अंदर गोल, है ना, कैमरे के अंदर। उसको रील को जाके हम लोग देते थे कि दुकान वाले को, दुकान वाला क्या करता था, उसको एक सॉल्यूशन में डिप करता था पेपर को, और डिप करने के बाद एक डार्क रूम में सुखा देता था। सुखाने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर फोटो दिखती थी। तो वो जो जिस सॉल्यूशन में डिप करता था उसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपो या थायोसल्फेट सॉल्यूशन, हाइपो या फिर थायोसल्फेट सॉल्यूशन। थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या डालते हैं, सिल्वर डालेगा, क्या डालेगा, सिल्वर। तो सिल्वर ब्रोमाइड और थायोसल्फेट रिएक्ट करती है और उसके बाद जो है फोटो बनती है। तो पूछेंगे फोटोग्राफिक प्लेट में या फोटो में क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है और थायोसल्फेट होता है। क्या क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड और थायोसल्फेट। तो दो चीजें होती है याद रखने का, सिल्वर ब्रोमाइड और थायोसल्फेट। आपके जो नोट्स है, ये क्या नाम है इसका, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ, आपको यहाँ से पढ़ना है ये पॉइंट, एनसीईआरटी से पढ़ना है एप्लीकेशंस वाला पॉइंट, डिटेल में पढ़ना है। तो बाकी जो मैं बता रहा हूँ उतना भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, देखते जाओ क्या क्या है, इधर से सब लोग को नोट डाउन करना है, सारे एप्लीकेशन यहीं से पढ़ने हैं, मैं भी बता रहा हूँ, मैं लिखवा लिखवा के एक एक नहीं दूंगा। सारे एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना यहाँ से। चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं। चिलेटिंग लिगैंड मतलब क्या होता है, जो चिलेट बनाते हैं। चिलेट का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया। चिलेटिंग लिगैंड्स कौन होंगे, जो बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड, ये सारे चिलेटिंग लिगैंड, हेक्साडेंटेड सब। चिलेटिंग लिगैंड का यूज होता है किसके अंदर, एनालिसिस में। किसमें, एनालिसिस में, एज अ रीएजेंट। ये रीएजेंट जैसे काम करते हैं। तो एग्जाम में पूछेंगे भैया कौन से ऐसे चिलेटिंग लिगैंड है जो रीएजेंट जैसे काम आते हैं। तो दो तीन एग्जांपल्स है। कौन से, ईडीटी आपको ऑलरेडी पता है, ईडीटी है एक चिलेटिंग लिगैंड होता है। डीएमजी डायमिथिल का एग्जाम निकल को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, निकल के एनालिसिस में। ईडीटी किसके एनालिसिस में काम आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एनालिसिस में काम आएगा। फिर एक होता है अल्फा नाइट्रोसो बीटा नैफ्थल और क्यूप्रॉन, ये भी थोड़े क्या है आपके रिएजेंट्स होते हैं, तो इनके नाम याद रख लेना, लिख लेना इनको, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नैफ्थल और क्यूप्रॉन, ये दो एक और रिएजेंट, ये दो चिलेटिंग लिगैंड और होते हैं, इनको याद रखने का। नेक्स्ट, पानी की हार्डनेस रिमूव करनी है। हार्डनेस ऑफ द वाटर कैसे रिमूव करोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है पानी के अंदर, उसको ईडीटी से रिमूव करते हो। ये तो लिखवा के दिया था ऑलरेडी, बताया था तुम लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइनाइड का यूज करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में पहले लेक्चर में बताया था साइनाइड आंटी के बारे में। वो लड़की थी साउथ इंडिया में, औरत थी, वो लोगों को साइनाइड देके मारती थी। तो गोल्ड को जो है क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट करना है, तो किसका यूज करोगे, साइनाइड का। तो क्या बनेगा, गोल्ड साइनाइड का कॉम्प्लेक्स, AuCN2। ठीक है, ऐसे बन जाता है। गोल्ड सिल्वर को, अगर मेटल्स को प्यूरिफाई करना है तभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड टू प्यूरिफाई द मेटल। नेक्स्ट, ये सब तो बता ही दिया। फोटोसिंथेसिस के बारे में मुझे लिखवा के दिया था, फोटोसिंथेसिस वाला, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सब बताया था क्या, लिखवाया था ना अलग से उस दिन। आयरन में ब्लड, आयरन जो होता है तुम्हारा, ब्लड का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ आयरन, लिखवा के दिया था क्या उस दिन। हीमोग्लोबिन वाला लिखवाया था ना, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, इंसेक्ट्स का ब्लड ब्लू होता है बिकॉज ऑफ कॉपर। साइनो कोबाल अमीन होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, लिखवाया था ना, नोट्स में लिखवाया ना। हाँ, तो वहां से पढ़ लेना, ये सब वहीं से देखो। विटामिन B12 में साइनो कोबाल्ट अमीन होता है ना, और क्या बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये सब लिखवा के दिया है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। ठीक है, अमॉन्ग द अदर कंपाउंड्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल हमारे बॉडी के अंदर और कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, सी दिस, अमॉन्ग द अदर कंपाउंड्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद कोऑर्डिनेट मेटल आयन आर एंजाइम्स लाइक। अब एंजाइम्स जो होते हैं वो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, बॉडी के अंदर हमारे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे बाहर के रिएक्शंस करने को फास्ट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं, बॉडी के अंदर भगवान ने ऑलरेडी कैटलिस्ट बना के भेजे, बिकॉज बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शंस हो रही है। अभी तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो जा रही है, और वो रिएक्शन कभी कभी बहुत स्लो होती है, तो उसको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट लगता है। तो अभी ऊपर से तो नहीं डाल सकते कैटलिस्ट, तो भगवान ने अपने अंदर ऑलरेडी कैटलिस्ट बनाया, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं,
एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, क्लियर हो गया। तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कौन कौन से होते हैं, तो दो याद रखना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये दो होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। तो आपको पूछेंगे एग्जाम में कि भैया ऐसे कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बताओ जो एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स वाले कार्बोक्सी पेप्टिडेज और कार्बोनिक अनहाइड्रेस। अब ये पढ़ के बहुत नींद आती है, मौत आती है, रीजन क्योंकि ये सब बायोलॉजी के टर्म्स है, और आप लोग बायोलॉजी के बच्चे हो नहीं, आप लोग हो मैथ्स के बच्चे, तो आप लोगों को आएगी मौत ये सब पढ़ने में। पर मैं आपको बताऊं, जेई वाले इतने हरामी है कि वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जेई में हर साल जो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों उनको बहुत मजा आता है, उन लोगों को, तुम लोग को चैलेंज करने में मजा आता है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट एप्लीकेशन में से बायोलॉजिकल जो टर्म है वो हर साल पूछते ही पूछते जेई के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। फिर से याद रखना, आप लोगों को पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि भैया कौन से एंजाइम्स है, एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट, क्या होते हैं, कौन से कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, कौन से होते हैं, बॉडी के अंदर वाले कैटलिस्ट को बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। तो दो एंजाइम्स है जो याद रखना, कौन कौन से बताया मैंने, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये दो याद रखने का, क्लियर। बहुत बढ़िया। विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। यस, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो पुरानी फोटोग्राफी होती थी, द डेवलप फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, थायोसल्फेट, मैंने बताया आपको, ठीक है। और किसके साथ डिसॉल्व करते हैं, एजीबीआर, किसके साथ करेंगे, एजीबीआर। तो एजीबीआर और थायोसल्फेट का रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एजी थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यही फोटो में दिखाई देता है। तो आपको खाली इतना याद रखना है भैया, फोटोग्राफिक प्लेट में किसका यूज होता है, एजीबीआर और थायोसल्फेट, एजीबीआर और थायोसल्फेट, इतना याद रखना। ठीक है, चिलेट थेरेपी, बॉडी के अंदर बहुत सारे गलत चीजें, बहुत सारे गलत मेटल आयंस आ जाते हैं, उन गलत मेटल आयन को निकालना पड़ेगा। लेड, लेड मैंने आपको बताया पॉइजन होता है, तो लेड को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, ईडीटी है, याद है क्या। सिमिलरली कभी कभी कॉपर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, क्या ज्यादा हो जाता है, कॉपर, तो कॉपर को निकालना पड़ेगा। तो कॉपर को निकालना पड़ेगा, और आयरन भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आयरन। आयरन भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो कॉपर को निकालने के लिए पेंसिलामाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, पेंसिलामाइन लेते हैं। अभी बहुत, अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे ना, कोई रिलेटिव्स होंगे जिनको कॉपर का एक्सेस होगा ना, उनको पूछना, उनको ना गट इश्यूज होते हैं बहुत, और क्या बोल सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है अगर किसी के बॉडी में कॉपर ज्यादा हो जाएगा तो। ठीक है, तो कॉपर ज्यादा होने की वजह से डाइजेशन के भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं। अभी हमारे वॉइस में एक चेन्नई के डिवोटी आए हैं, वो चेन्नई से आए, तो उनको मैं पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे को इवनिंग में खाने को जमता नहीं, बिकॉज मेरे को गट इश्यूज होते हैं, मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं होता सही से। तो मैं बोला कि क्या प्रॉब्लम है, बोला कि मेरे को ना कॉपर का, ये है क्या बोलते हैं, कॉपर का एक्सेस है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप पेंसिलामाइन लीजिए। तो फिर वो बोले कि हाँ, मैं जो दवाई लेता हूँ वो पेंसिलामाइन ही है। ठीक, वो बोले नहीं, पहले वो बोले कि हाँ, मैं बोला उनको, बोला पेंसिलामाइन लीजिए आप। तो बोले मेरे को एक दवाई दी डॉक्टर ने, मैं वो फॉलो करता हूँ, है ना, पेंसिलामाइन का मुझे पता नहीं। बोला आप जाके चेक करो डॉक्टर ने क्या दवाई दी है। तो उसने जाके चेक किया, तो दवाई पे लिखा था डी पेंसिलामाइन। तो फिर उन्होंने पूछा आपको कैसे पता था, मैं बोला मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उनको समझ। ठीक है, अब अगर आयरन एक्सेस हो गया, क्या एक्सेस हो गया, आयरन, आयरन अगर डेफिशिएंट हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है, अगर आपको पता होगा तो। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। बट अगर एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आयरन से, है ना, आयरन के एक्सेस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो बॉडी के अंदर आजकल होता है, ब्लड फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आता है, हीमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आयरन को रिमूव करने के लिए लगता है डेस्पेरिऑक्साइन। अब नाम से फेरी पड़ गया, तो नाम में फेरी आ गया, मतलब आयरन होगा। तो दो आपको चिलेटिंग लिगैंड्स याद रखने हैं, तो याद रखो भैया, क्या क्या बोला देखो जरा। एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन इज रिमूव्ड बाय डी पेंसिलामाइन एंड डेस फेरी ऑक्साइन, याद रहेगा सब लोगों को। तो ये एग्जाम, और ये पीवाईक्यू है जेई का, जेई का पीवाईक्यू पूछा था, चिलेटिंग लिगैंड के नाम बताओ, तो दो चिलेटिंग लिगैंड पूछे थे, डी पेंसिलामाइन और डेस्फेरी ऑक्साइन। क्लियर हो गया क्या, कॉपर और आयरन के लिए याद रखोगे सब लोग, है ना, पेंसिलामाइन और क्या बता, डेस्फेरी ऑक्साइड, क्लियर। और ईडीटी है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसके लिए काम आता है, ईडीटी है आपके इसको लेड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और कैंसर ट्रीटमेंट में कौन काम आता है, सिस्प्लेटिन, क्या नाम बताया। तो ये सारे आप लेके एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और मेटल कार्बोनिल्स भी कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट पार्ट बचता है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तुमको पढ़ाएंगे, क्या होता है आइसोमेरिज्म, क्या नहीं होता, सब समझाते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। कॉपर कैसे आ सकता है बॉडी के अंदर, हमारे वाटर के थ्रू, हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू आ सकता है कॉपर। या फिर क्या होता है, अभी ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, बहुत बायोलॉजिकल इसका कंसेप्ट है। कभी कभी ये होता है कि हमारे बॉडी में जो कॉपर होता है वो कंज्यूम ही नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा बन जाता है, एक्स्ट्रा रह जाता है। जैसे अभी मान लो कॉपर के आयंस है, तो उनका बॉडी में यूज होना चाहिए, तो वो यूज अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं यूज हुआ तो एक्सेस में पड़े रहेंगे। तो फिर उसके वजह से वो एक्सेस हो जाते हैं कॉपर आयंस, तो उसको निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो जैसे मिल्क हो गया, जब बहुत लोग बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट है, सुनिए लैक्टोज इंटॉलरेंट है ना, तो बहुत लोगों को मिल्क के प्रोडक्ट्स जमते नहीं है, क्यों नहीं जमते, बिकॉज वो मिल्क को पचा नहीं पाते। क्लियर हो गया, तो मिल्क को पचा नहीं पाते तो उनको उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। अगर उन्होंने मिल्क का प्रोडक्ट ले लिया तो उनको तुरंत जो है क्या बोल सकते हैं, वॉशरूम जाना पड़ेगा, और उनका पेट
पेट सपोर्ट नहीं करता, तो वो जो भी खाया उसको सब निकल जाएगा, है ना। तो उसे बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। क्यों होता है? बिकॉज जो लैक्टोज होता है वो बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शन करता ही नहीं और आगे जाता ही नहीं है, बॉडी के अंदर जो है लगता ही नहीं है। तो नॉर्मल हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है या फिर न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन होता है। बट क्या बोल सकते हैं, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसके बॉडी के अंदर मिल्क जो है वो ब्रेकडाउन, लैक्टोज जो अंदर जो एसिड होता है लैक्टिक एसिड मिल्क का, वो जो है अंदर ब्रेकडाउन होता नहीं, टूटता ही नहीं है। हमारे बॉडी में एक हैमर होता है, वो हैमर क्या करता है, जो है लैक्टोज को तोड़ देता है और लैक्टोज को तोड़ के उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में दे देता है। बट कुछ कुछ लोगों के बॉडी में वो हैमर ही नहीं होता, मतलब वो तोड़ ही नहीं सकता लैक्टोज को, लैक्टिक एसिड को। जब वो टूटेगा ही नहीं तो फिर बॉडी में वो जाएगा ही नहीं, वो बॉडी में जाएगा नहीं तो पेट में रह जाएगा, तो रह जाएगा तो क्या ऑप्शन है, तो पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो तुरंत उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या है? श्री हरि है क्या वो? चेन्नई नहीं, श्री हरि नहीं वो। समझ में आया लैक्टोज का क्या होता है। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी में जब कॉपर डिजोल्व नहीं होता, तो कॉपर डिजोल्व नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, कॉपर का एक्सेस हो जाता है, तो उसके लिए क्या लगेंगे, डी पेंसिलामाइन। क्या लेंगे? डी पेंसिलामाइन। और वो क्या होता है, चिलेटिक लिगैंड। क्या होगा? चिलेटिंग लिगैंड। तो चिलेटिंग लिगैंड होने की वजह से वो क्या करता है, कॉपर आयंस को पकड़ता है और निकाल देता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे, और अगर कॉपर आयन एक्सेस हो गए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, गट इश्यूज। और क्या प्रॉब्लम होंगे, हमें हो जाएगा अल्जाइमर। क्या हो जाएगा? और पार्किंसन। अल्जाइमर और पार्किंसन। अल्जाइमर में क्या हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है चीजें। मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम बताया था अल्जाइमर का मतलब क्या होता है। अल्जाइमर में लोग भूल जाते हैं चीजें। जैसे मेरे एक अंकल थे, उनको अल्जाइमर हुआ था, तो वो गए थे शॉपिंग, उनको ना उनकी वाइफ ने लिस्ट दिया शॉपिंग के लिए, वो शॉपिंग के लिए गए और सामान लेके आ गए। थोड़ी देर बाद वो भूल गए कि वो शॉपिंग करके आ गए, तो फिर वापस जब नीचे घूमने गए तो वापस उन्होंने लिस्ट देखी तो उनको याद आया शॉपिंग करनी, तो वो वापस सेम का सेम सामान वापस लेके आ गए। बच्चे बहुत खुश हो गए, बोले सेम बिस्किट और भी आ गए, चॉकलेट बिस्किट और आ गए, मैगी और आ गई। बच्चे खुश हो गए। तो बच्चे थे, उनको सब, मेरा मतलब मेरे फ्रेंड है, तो उनके पापा को ये प्रॉब्लम, तो वो बोलता है, मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता है कि मेरे को ना, मेरे को बचपन में समझ में नहीं आता था, हम तो खुश हो गए थे, बट अभी बुरा लगता है कि मतलब पापा को ऐसे बीमारी है ना। और तो ये होता है कि वो कॉपर की एक्सेस की वजह से, है ना। उसको क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है, भूलने की बीमारी, जो धीरे धीरे इंसान भूलने लग जाता है चीजें, उसे बोलते हैं अल्जाइमर। फिर पार्किंसन हो जाता है। पार्किंसन में क्या हो जाता है, इंसान की बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं नहीं, उसको पैरालिसिस बोलते हैं, एक टाइप का पैरालिसिस हो जाता है ना। तो इसलिए जो है ऐसे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो सकते हैं बॉडी के अंदर, अगर क्या हो जाते हैं आपके एक्सेस ऑफ आयंस। तो उनको निकालने के लिए क्या लगते हैं, चिलेटिंग लिगैंड्स। ये लिगैंड्स जाके मेटल को पकड़ते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर उसके कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो है जो वाटर वेज होते हैं बॉडी के, उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे यूरिन हो गया, सबसे कॉमन हो गया, तो यूरिन के थ्रू जो है वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ये चिलेटिंग लिगैंड हेल्प करते हैं। तो आपको दो चिलेटिंग लिगैंड याद रखने, कौन कौन से पता है, डी पेंसिलामाइन जो कॉपर के लिए, और डेस्फेरियोक्साइन फॉर आयरन। याद रहेगा सब लोगों को। अब बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। तो आइसोमेरिज्म देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आइसोमेरिज्म, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, देखो जरा कहां से शुरू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम थोड़ा हार्ड है ये टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक के लिए क्या प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को समझोगे तो हार्ड जाएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ के चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आपके सारे आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। समझने जाओगे तो डिफिकल्ट होगी। अब मैक्सिमम टीचर्स इसको पढ़ाते ही नहीं है, जितने भी टीचर्स होते हैं इनऑर्गेनिक उसको पढ़ाते ही नहीं है। हम लोग पहला क्राइटेरिया ये रखते हैं, अगर इनऑर्गेनिक का टीचर आ रहा है तो उसको पूछते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ाना आता है क्या। ठीक है, तो उसको पहला क्राइटेरिया ही होता है इनऑर्गेनिक, अगर कोई टीचर आ रहा है तो उसको पहले पूछेंगे अगर आपको कोऑर्डिनेशन का आइसोमर आता है कि नहीं आता। तो अगर वो पढ़ा पाता है, देखो उसको तो याद तो रहता है, आंसर तो वो निकाल लेता है, उसको सवाल पूछोगे तो आंसर बता देता है। बट उसको पूछेंगे आप समझा के दिखाओ इसको कैसे आंसर निकाला, तो वो नहीं बता पाते। ठीक है, वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी ने गलत लिखी हुई है, मतलब सही से नहीं लिखी हुई है। एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ है, दो ही एग्जांपल दिए, ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए।
तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे बेस्ट क्या है, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है और इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं बहुत से लोग। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में एकदम अच्छे से, और मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, एक तो समझा के भी और एक ट्रिक से भी, दोनों तरीके से समझाऊंगा, जिसमें आपको बेस्ट लगता है वो आप कर लेना। आंसर आपको जो है क्या बोल सकते हैं, आंसर आपका पक्का आएगा 100%, आपका मार्क्स चूकेगा नहीं। जो मैंने बोला उसको याद करके जाओगे, जितना मैंने पढ़ा है, जो ट्रिक मैंने बताई है, आपका एक भी आंसर चुकेगा नहीं, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। गलत नहीं करो, बट उसके लिए कंडीशन की आपको नोट्स याद होने चाहिए। अगर नोट्स याद रहेंगे तो आप लोग को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा। बट लॉजिक समझ में नहीं आता, आपसे कंपाउंड बनते नहीं है, आपका दिमाग चलता नहीं उतना कि भाई हवा में मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कर पा रहे हो, कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, कहाँ पे फेशियल, कहाँ पे मेरिडल, नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने लिखवा के दिया है, ट्रिक बना के दिए, एक पेज ये ट्रिक बनाऊंगा, एक पेज अगर पढ़ के चले गए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं समझ, मैं 2-3 दिन समझाऊंगा, 2 दिन समझाऊंगा। नहीं समझ में आया, सीधा ट्रिक से याद कर लेना। क्लियर हो गया? डायरेक्ट ट्रिक बता दूं क्या? ना लाएगा फिर पढ़ोगे क्या? इट्स रॉन्ग, है ना? उस हाँ, ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है, अगर मान लो थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिर तुम अटक जाओगे, फिर क्या बोलोगे, अरे यार हमारे सर ने तो सिर्फ ट्रिक पढ़ाई, हमको कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आया गया। एक प्रॉब्लम ही हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तुम कभी साइंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम लोगों को लगेगा कि इनऑर्गेनिक, देखो ये कोटा फैक्ट्री में जो बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक रट्टा मारना पड़ता है, क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहां उनका टीचर नालायक होता है, वो उनको रट्टा मारने लगाता है। अगर आपको, अगर चीजें सही से समझाएंगे डिटेल के अंदर, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये एप्लीकेशन है, अगर मैं तुमको चाहता तो बोल देता याद कर लो ये ऐसे होता है, बट मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया, ये खाने से ये होता है, ये वैसे पकड़ता है, चिलेटिंग लिगैंड ये होता है, ताकि आपको जीवन भर याद रहेगा कि हाँ भाई, जब बॉडी में कॉपर एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। तो जब चीजें आप समझते हो तो आपको याद रहेगी, नहीं समझोगे तो कभी याद नहीं रहेगी। अभी मेटल कार्बोनिल है, कितने लोग पढ़ाते हैं नहीं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में सिनर्जेटिक बॉन्डिंग ही नहीं समझाते, बोलते हैं बैक बॉन्डिंग होती है, पढ़ लेना। कैसे होती है, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर कैसे कम होता है, क्या होता है, सब समझना पड़ता है। द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू विल अप्रिशिएट साइंस, कि हाँ भाई साइंस एक लॉजिक है। क्लियर? तो इसलिए लॉजिक समझो, अगर आप लॉजिक समझ पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो मुझे पता है मेरे बच्चे नालायक है, तो मेरा काम है ट्रिक देना, तो ट्रिक भी मैं दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है? बिकॉज एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रिक ही काम आने वाली है। बट साइंस भी समझो थोड़ा सा। अब देखो जरा, इससे अप्रिशिएशन आएगा साइंस के प्रति कि क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा सागर सर बकवास करते हैं और लास्ट में ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी साइंस है, समझो पहले इसको। नहीं तो आपको लगेगा सागर सर भी रट्टा मार के आते ट्रिक और ट्रिक पढ़ा के समझ आते, मेरे को साइंस आता है, मैं समझाता हूँ इसलिए तुम लोगों को। मेरे को नहीं आता तो मैं सीधा ट्रिक बता के चले जाता आप लोगों को। ठीक है, तो सॅम समझो। आता आइसोमेरिझम काय असते? आइसोमेरिझम मध्ये इथे बघा, या है ना, ये देखो, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर है? इस कंपाउंड में देखो कि प्लेटिनियम एक, इसमें प्लेटिनियम कितना है? एक। वहां पे अमोनिया दो, यहाँ पे अमोनिया कितने? दो। वहां पे क्लोरीन दो, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने? दो। अगर देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एटम्स है, ऑल द एटम्स आर सिमिलर। क्लियर हो गया क्या? जितना प्लेटिनियम इधर है उतना प्लेटिनियम उधर है, जितना अमोनिया इधर है उतना अमोनिया इधर है, जितना क्लोरीन इधर है उतना क्लोरीन इधर है, हर एक चीज सेम है, इजंट इट? बट दोनों के अंदर इतना डिफरेंस है कि एक जो है क्या बोल सकते हैं, वो बहुत महंगा मिलता है, कैंसर ट्रीटिंग ड्रग है, किसी की जान बचा सकता है, और दूसरा कचरे के भाव में मिलता है, इसका कोई इज्जत नहीं है। जबकि दोनों सेम है, दोनों में उतना ही प्लेटिनियम है, उतना ही अमोनिया, उतना ही क्लोरीन है। क्लियर हो गया? बट फर्क किस चीज का है? जैसे तुमको दो आंख दी, तुमको एक नाक दिया, मुंह दिया, ठीक है, दो हाथ दिए, दो पांव दिए, सिमिलरली तुम्हारे दोस्त को भी दिया, बट एक जो है क्या बोल सकते हैं, कुछ काम का और एकदम नालायक है। क्यों है ना? उसका रीजन क्या है? ओरिएंटेशन। क्या है? पोजीशन। अगर आप देखोगे, यहाँ पे दोनों अमोनिया साथ में और यहाँ पे दोनों अमोनिया कैसे हैं? ऑपोजिट में। तो जिस तरीके से आप अपने जीवन में अपने आप को अरेंज करते हो, जिस तरीके से आप आपका शेड्यूल अरेंज करते हो, उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आया? सो इफ यू क्या बोल सकते हैं, अरेंज योर हैबिट्स, योर स्केड्यूल, योर टाइमिंग, योर प्रायोरिटीज, अगर आप आपकी प्रायोरिटी सही से अरेंज करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोनों सेम है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। आप और आपके दोस्त में कुछ फर्क नहीं है। आप में और क्या बोल सकते हैं, कोई भी जो नॉर्मल आपके क्लास में कोई भी आपका फ्रेंड होगा, चाहे एफटीपी में होगा, माई एफटीपी में होगा, क्या बोलते हैं, जेई में होगा, नीट में होगा, फर्क किसी में कुछ नहीं है। आपके क्लास के भी दोस्तों में कोई फर्क नहीं, सब लोग सेम ही, ऑलमोस्ट बॉयज सारे सेम है, गर्ल्स भी सेम है, इजंट इट? गर्ल्स गर्ल्स में सेम है, बॉयज बॉयज में सेम है, ऐसा। ठीक है, तो सब सेम ही है। बट देखेंगे तो सभी लोग इंसान ही है। क्लियर है? कोई है कैसा यहाँ पे जिसको लगता है नहीं सर, एनिमल इज इन मी? नहीं ना? क्लियर? सभी इंसान ही है। और इंसानों में भी देखोगे तो सब लोगों को भगवान ने सेम ही बनावट से बनाया है। क्लियर हो गया? आप लोगों को भी, आपकी भी स्किन है, भगवान बाकी लोगों की स्किन है, ऐसा कोई है क्या जिसको स्किन की जगह पे यहाँ पे स्केल्स आते हैं? बना नहीं ना? क्लियर है? तो सब लोगों को सेम बनाया है। फर्क किसका है? आपके प्रायोरिटीज का। तो अभी ध्यान से देखते जाओ, ये लास्ट में चीजें देखो नालायक।
अब देखो पे अटेंशन, यहाँ पे अमोनिया अलग है ना, यहाँ पे अमोनिया क्या है, सिस में, दोनों पास पास में, यहाँ पे अमोनिया दोनों ट्रांस में, क्लियर हो गया क्या? तो ये क्या बन गया तुम्हारा, इनकी खाली पोजीशन चेंज होने से, ओरिएंटेशन चेंज होने से सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, बट डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट, है ना। कौन सी अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग रहेगी, सिस में रहेंगे, ट्रांस, पोजीशन चेंज होगी, खाली क्या चेंज होगी, पोजीशन, है ना, बट डिफरेंट अरेंजमेंट, एंड ड्यू टू विच द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज आर, तो प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट, बाकी सब कुछ सेम है ना, नंबर ऑफ मेटल सेम है, नंबर ऑफ लिगैंड सेम है, सब कुछ सेम है, खाली फर्क किसका है, अरेंजमेंट का। तो इसलिए जो है आप ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। सी दिस, आइसोमरिज्म का डेफिनेशन दिया मैंने, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने से प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज। समझ में आया सब लोगों को? बढ़ते आगे। आता आयसोमेरिझम चे दोन प्रकार आहे, आयसोमेरिझमला आपण दोन प्रकारमध्ये डिवाइड करतो, एकाला आपण म्हणतो स्ट्रक्चरल, एकाला म्हणतो आपण स्टीरियो, क्लियर। आता विचारणार सर स्ट्रक्चरल म्हणजे काय ना स्टीरियो म्हणजे काय, तो दोनों भी पढ़ेंगे हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान समझो, ये सबसे आसान पार्ट है, अगर भगवान से दुआ करना एग्जाम में आए तो ये आए, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल बहुत आसान है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में, बहुत ही आसान है, कचरा टॉपिक है, एकदम इजीली तुम लोग कर लोगे, क्लियर। स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। मेजर पार्ट और सबसे हार्ड पार्ट आता है स्टीरियो, दिखने में छोटा दिख रहा है पर सबसे हार्ड, छोटू खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बोल सकते हैं तो ये जो होते हैं है ना, यस, तो ये स्टीरियो वाला क्या खतरनाक है, ये जो है क्या, बस स्ट्रक्चरल बहुत इजी है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अभी आगे, स्ट्रक्चरल पहले पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आज कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली स्ट्रक्चरल आज हो जाएगा, स्टीरियो भी आज शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रक्चरल की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल में क्या क्या आते हैं सर, दो है, आइसोमरिज्म डिवाइडेड इनटू टू भाग, स्ट्रक्चरल यानी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के चार भाग है, क्या बोला, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन, है ना। कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन। कोहली से याद रखो, विराट कोहली का नाम याद रखो, इससे आपको याद रहेंगे, क्या बोल सकते हैं, कोहली, ठीक है, ऐसे याद रखो, कोहली, कोहली से याद रखोगे तो आपको याद रह जाएंगे, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज और आयनाइजेशन, याद रहेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया, तो स्ट्रक्चरल पूछेंगे तो स्ट्रक्चरल कितने होते हैं, चार, कौन कौन से होते हैं, कोहली, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, है ना, लिंकेज, आयनाइजेशन। बहुत आसान है, अगर भगवान ने आपको आंखें दी है तो आप एकदम आराम से इनको पहचान सकते हो, क्लियर है। अगर आंखें नहीं दी है तो आंखें, मैंने आंखें नहीं दी तो मर जाओ, एक अकेडमी छोड़ के चले जाओ, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का फॉर्म भरो और कुछ और करो, यहाँ पे मत आना, ठीक है। बढ़ते आगे तो देखते जाओ भैया, सुनो, स्ट्रक्चरल, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, लिंकेज एंड आयनाइजेशन, समझेंगे कैसे, एक एक एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट आइसोमर, क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आइसोमर। अब पूछेंगे एग्जाम में, एक एग्जांपल दे देंगे, पूछेंगे बताओ भैया ये जो कंपाउंड है, हा कंपाउंड कुठला आइसोमरिज्म फॉलो करतो, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई कोऑर्डिनेट आइसोमर है कि नहीं, अगर दो डब्बे साथ में चिपके हुए दिख जाए तो कोऑर्डिनेट आइसोमर, क्या बोला, दो डब्बे साथ में चिपके हुए दिख जाए तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देखो दो डब्बे साथ में है क्या, हाँ, दो डब्बे साथ में है क्या, हाँ, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कोऑर्डिनेट आइसोमर। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर में क्या होता है, दो डब्बे साथ में चिपके हुए थे, समझ में आ गया। अब उन डब्बों के अंदर के लिगैंड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, लिगैंड्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज। जैसे देखो यहाँ पे अमोनिया 6 थे और यहाँ पे साइनाइड कितने हैं, 6। अब देखो एक साइनाइड इधर चला गया और एक अमोनिया इधर आ गया, तो यहाँ पे अमोनिया कितने हो गए, 5, और साइनाइड कितने हो गए, 1। यहाँ पे देखो कि साइनाइड 5 और अमोनिया कितने हो गए, 1। सही है, तो यहाँ के अंदर के लिगैंड्स क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर कैसे पहचानते, सवाल आएगा, तो कैसे पहचानोगे, अगर दो डब्बे दिख गए तो कोऑर्डिनेट आइसोमर, समझ में आया, दो डब्बे चिपके हुए दिख गए तो किसका एग्जाम्पल आएगा, कोऑर्डिनेट आइसोमर का। बहुत बढ़िया बेटा, वाटर बॉटल लेकर आना वहां से, साफ। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, कोऑर्डिनेट आइसोमर क्या हुआ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्या होता है, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर का कसं असतं, का असते, क्यों असते, देखते जाओ भैया। लिंकेज आइसोमर में सबसे पहले चीज और इंपॉर्टंट चीज है वो है आपका एम्बिडेंटेड लिगैंड। जर मॉलिक्यूल मध्ये, जर कंपाऊंड मध्ये, कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड मध्ये एम्बिडेंटेड लिगैंड असेल तर तो काय येणार, लिंकेज आइसोमर, क्लियर है। अब आपको मैंने 3 एम्बिडेंटेड लिगैंड लिखवा के दिए, कौन कौन से लिखवाए थे, थायोसाइनाइड, नाइट्रेट और साइनाइड, याद है आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट क्या लिंकेज आइसोमर लिखवाए हैं, दैट इज एम्बिडेंटेड। कौन कौन से एम्बिडेंटेड लिगैंड होते हैं, एससीएन, NO2 और साइनाइड। अगर ये तीनों दिखाई दे दे, अगर कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स में अगर ये कंपाउंड में ये दिखाई दे दे, तो पक्का किसका एग्जांपल है वो, लिंकेज। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर हुआ।
बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल देखेंगे, देखो जरा, एग्जाम्पल देखो जरा। क्लियर है? CONH3 वाला किधर चला गया वो लड़का? पानी लेने गया क्या, बनाने गया? लैब में बना रहा है क्या? सो एसिड और क्या बोल सकते हैं, बेस को मिक्स करके सॉल्ट एंड वाटर बना के, हीट करके सॉल्ट को रिमूव करके फिर पानी को वेपराइज करके, है ना? बहुत बढ़िया, देखते जाओ भैया। लिंकेज आइसोमर कब आएगा? अराइजेस ड्यू टू द अम्बिडेंटेड लिगैंड। अब देखो जरा, कोबाल्ट पे अमोनिया कितने लगे? 5, और एक क्या लगा हुआ है? NO2। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, अब देखेंगे इसका एग्जांपल। देखो, एक ऑप्शन क्या है, एक बार नाइट्रोजन से लगे और एक बार किससे लगेगा? ऑक्सीजन से। लिंकेज चेंज हो गया क्या? सब कुछ सेम है, जितने कोबाल्ट उधर उतने कोबाल्ट इधर, जितने अमोनिया उधर उतने अमोनिया इधर, भी उतने नाइट्रेट इधर भी उतने नाइट्रेट, सब कुछ सेम है, बस खाली फर्क क्या पड़ा? लिंकेज का। यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। तो ये कैसा हो गया? पीला कलर का, और ये कैसा हो गया? लाल कलर का। समझ में आएगा? ये कलर इनके याद रखने का, ठीक है? तो अगर नाइट्रोजन से लगा होगा तो कौन सा कलर होगा? पीला। और ऑरेंज से, ऑक्सीजन से लगा होगा तो कैसा होगा? लाल। क्लियर है? तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान सुनो। आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, क्या याद रखोगे? न्यूयॉर्क। तो NY नाइट्रोजन पे येलो, न्यूयॉर्क। समझ में आया? और ओरियो ऑक्सीजन पे रेड। समझ में आएगा? ऑक्सीजन पे रेड। क्लियर? तो ऐसे याद रख लेना, याद रखोगे सब लोग? तो ये याद रखो, इसे बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। बढ़ते आगे, लिंकेज सबको समझ में आया कैसे निकालना है? लिंकेज, वो बेचारा पानी लेने गया, उसको पानी नहीं मिल रहा। अरे उसका टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर बोलेगा सर मेरे को भेज, जैसे श्रेयरी को भेजना चाहिए था। पढ़, तेरा पढ़ने का नहीं, पढ़ के मतलब एक ही है बेटा। कोई टेंशन की बात नहीं थी। तेरा तू ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं होता, है ना? एनर्जी हमेशा रेस्ट पे ही रहती, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई, हाँ, एंट्रोपी जीरो ही रहती, कुछ चेंज नहीं आता बेटा। हाँ, तो बढ़ते आगे, देखते जाओ बच्चा पार्टी। सुनते जाओ, नालायक जनता सुनो। तो अगर आपको अम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई दे तो क्या होगा, बताओ जरा? अरे कलर, अम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई, लिंकेज आइसोमर, कौन सा आइसोमर होगा? समझ में आया? और दो डब्बे साथ में दिखाई दे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखेंगे, कोऑर्डिनेट लिंकेज हो गया। हाइड्रेट, हाइड्रेट में देखेंगे क्या होगा आगे बेटा? इतनी देर कहाँ था तू? हाँ, इतने टाइम तू बॉटल से यहाँ वहां कर रहा था क्या? नालायक जनता, ध्यान दो। बेटा सुन, क्या नाम तेरा? वेदांत ना? लिंकेज आइसोमर में क्या होता है? लिंकेज आइसोमर में अगर आपके पास एम्बिडेंटेड लिगैंड होगा तो क्या आएगा? लिंकेज आइसोमर। एम्बिडेंटेड लिगैंड तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? SCN, NO2 और CN, तीन होते हैं, ठीक है? लिखवा के दिए थे। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख, एक NO2 है, NO2 एम्बिडेंटेड लिगैंड है। तो इसका एक फॉर्म आ सकता है NO2, दूसरा फॉर्म क्या आ सकता है? ONO। सही है? तो इसमें कलर आएगा येलो, इसमें आएगा क्या हुआ बेटा? हाँ, वो दोनों आएंगे, कोऑर्डिनेट का भी एग्जांपल होगा और इसका भी एग्जांपल होगा। सही है। Good. ना, हाँ, पिवड़ा है याद, याद रखने का ना, इसलिए तो बोला ना, याद करना है तुम लोगों को। अरे याद करवाया तुम लोग को, इसलिए तो बोला ना, ये पिवड़ा है, ये लाल, याद करने को बोला ना तुम लोगों को। ध्यान दो इधर, पे अटेंशन। वो किधर है, शिवले किधर है? और कौन? बच्चे बहुत कम कम लगे। संबाटा किधर है वो? घर गया, और भी बच्चे कम। स्वयं? ओके, हाँ, कल वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के खुद घर चले गए।
ठीक है छोड़ो, इसे ध्यान दो, पढ़ते रहेंगे। ए हाइड्रेट, सुनो रे नालायक जनता। हाइड्रेट, अगर डब्बे के अंदर पानी है फिर बाद में डब्बे के बाहर पानी तो हाइड्रेट। देखो जरा, अगर पानी का एक्सचेंज होता है डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर तो हाइड्रेट आइसोमर है। देखो जरा, डब्बे के अंदर पहले पानी था, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो क्या हो गया, हाइड्रेट। ठीक है, तो हाइड्रेट आइसोमर बड़ा सिंपल है, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर, कौन सा आइसोमरिज्म होगा, हाइड्रेट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसमें कितने पानी है, छह, इसमें कितने हैं, पांच। एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर चला गया क्या, यस। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर है। समझ में आया? हाँ, ये ग्रे वाले कलर इतना पूछते नहीं इसका, या ना फिर भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हाइड्रेट के बाद आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होगा, काउंटर आयंस एक्सचेंज होते हैं। क्या एक्सचेंज होंगे, काउंटर, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव लिगैंड्स होते हैं, वो एक्सचेंज होंगे। तो कौन है? हाँ, काउंटर आयंस जब एक्सचेंज होंगे, काउंटर आयन मतलब नेगेटिव लिगैंड्स, ए सुनो रे, जब नेगेटिव लिगैंड्स का एक्सचेंज होगा डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर, उसी को बोलेंगे क्या तुम लोग का कॉर्ड, ये आयनाइजेशन आइसोमर। ये देखो जरा, इधर कौन है, सल्फेट बाहर है और ब्रोमाइड क्या है, अंदर है। क्लियर हो गया क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ, ब्रोमीन को ले लूंगा अब क्या बोल सकते हैं, बाहर, और सल्फेट को क्या ले लिया, अंदर। तो काउंटर आयन, जो नेगेटिव काउंटर आयन है वो एक्सचेंज हो गएगा। अमोनिया तो अमोनिया तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला एक्सचेंज होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव वाले। ब्रोमीन नेगेटिव थे, सल्फेट नेगेटिव थे। तो जब क्या होता है तुम्हारे काउंटर आयंस एक्सचेंज होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन द काउंटर आयंस आर एक्सचेंज, दैट इज नोन एज योर आयनाइजेशन आइसोमर। समझ में आया सब लोग का आइसोमर के एग्जांपल्स? तो हम लोगों ने चार आइसोमर किए, कौन कौन से, कोऑर्डिनेट, और फिर कौन सा किया, लिंकेज, फिर कौन सा किया, हाइड्रेट, और फिर क्या किया, आयनाइजेशन। फिर से एक बार फटाफट फटाफट रिवीजन कराता हूँ, कंप्लीट कराते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। पहले चार याद रखो, क्या बताया है, कोहली, है ना, कोहली में कोऑर्डिनेट पहले देखेंगे, जब दो डब्बे साथ में दिखाई देंगे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। समझ में आया क्या? और अगर आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड दिखाई दे दे तो क्या हो जाएगा, लिंकेज। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा कि पानी का मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। और लास्टली अगर ये लिगैंड्स जो है, सॉरी, काउंटर आयंस और लिगैंड एक्सचेंज हो रहे हैं नेगेटिव वाले, तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। तो ये आप लोगों के चार आइसोमर्स होते हैं, होपफुली सबको याद रहेगा। एग्जांपल देखो, चलो बताओ, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 में से कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा है? पहला वाला बताओ क्या है, पहला लिंकेज है क्या? हाँ, बिकॉज साइनाइड कैसे लिगैंड है, एम्बिडेंटेड, तो पहला वाला लिंकेज आ गया क्या, हाँ। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड वाला हाइड्रेट हो जाएगा, पानी है तो, हाँ। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? फोर्थ वाला आयनाइजेशन। समझ में आया सब लोगों को, पहचान लोग ऐसे, तो ऐसे ये पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू क्वेश्चन है, तो ऐसे फालतू क्वेश्चन आते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसे बोला कलर याद में रखो, ऐसे एक एग्जांपल बताया कि इसका वालिडेट सा करे, पानी के चेंज होने से कलर चेंज हो जाता है, साफ। क्लियर? ए बॉयज ध्यान दो, ए छेड़ा छेड़ी नहीं करने का, क्लास के बाहर निकल जाने का, पहले बता रहा हूँ। आदेश, गलत बात है बेटा। हाँ, नहीं नहीं, वो धर्म की चीज है, कभी नहीं छेड़ना चाहिए, बहुत गलत बात है बेटा। हाँ, तेरे धर्म पे कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना, हाँ, तो फिर बहुत गलत बात है ना। शिखा जो होती है वो हमारे धर्म से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारे धर्म में शिखा रखी जाती है, हिंदू धर्म का प्रतीक होता है। तो फिर अगर हम शिखा से मस्ती करेंगे तो हम हमारे धर्म से मस्ती कर रहे हैं, क्लियर है? तो ऐसा, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। तो ध्यान देंगे, बाकी तुम लोग बाकी जो मस्ती वस्ती करते हो ठीक है, बट जो धर्म की चीज होती है, जैसे कंठी हो गया, ये हम तुलसी माला पहनते हैं, तो बाहर वालों को कुछ माने नहीं माने, बट जो वारकरी संप्रदाय होते हैं, वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। तो बाकी कोई कुछ माने नहीं माने, पर जो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, तुकाराम महाराज को फॉलो करते हैं, विट्ठल भगवान को मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी है। तो उससे मस्ती करना अच्छी बात है। तो जो शिव जी को मानते हैं वो रुद्राक्ष पहनते हैं, तो अगर रुद्राक्ष से कोई मस्ती करेगा, बोलेगा गोटी खेलता हूँ, अच्छा लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा। तो वी शुड रिस्पेक्ट द कल्चर, हमारा कल्चर है ये। Clear? जिसका जो भी कल्चर है, हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यस, बढ़ते आगे हम। हाँ, बढ़ते आगे, अभी तूने टीका लगा आदेश, तेरे टीके को यहाँ मांग में डाल देंगे तेरे, तो अच्छा लगेगा। माइक ड्रॉप। ठीक है, बढ़ते आगे। तो ऐसा अच्छी बात नहीं। बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन। अब सुनो,
अब एक एक जो कंपाउंड है वो मल्टीपल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप का आइसोमेरिज्म शो करे। जैसे इस छोटू ने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन बड़ा राइट है। सुनो रे, अगर मान लो तुमको ऐसे दे दिया क्रोमियम है, और यहाँ पे दे देंगे NH3, सही है, 6, और यहाँ पे दे देंगे तुम लोग का क्रोमियम और CN6, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। तो अब ये किसका एग्जांपल दिख रहा है, कोऑर्डिनेट देखे। बट अगर यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है तो किसका, या और एक किसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा ये, है ना, लिंकेज का भी, तो दोनों के एग्जांपल हो जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? तो आप ऐसे कर सकते हो, तो एक ही जो आइसो एक कंपाउंड जो है वो मल्टीपल एग्जांपल में आ सकता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? क्या बोल रहे हो? दोनों लिखेंगे, ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे ना। तो हाँ, बढ़ते आगे, अब बढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो ये तो फालतू चीजें थी, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो तुम लोग नींद में भी सॉल्व कर लोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, दैट इज क्या हुआ बेटा? तो अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म इज योर स्टीरियो आइसोमरिज्म। छोटू ध्यान दे, छोटू वाला कंसेप्ट जो है बड़ा सा दिखने में छोटू, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो का मतलब क्या होता है देखेंगे। स्टीरियो में दो आएगा, एक आएगा ज्योमेट्रिकल, एक आएगा ऑप्टिकल। तो हमको दो टाइप के आइसोमरिज्म पता लगाने हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आता काय असते ज्योमेट्रिकल ने, काय असते ऑप्टिकल, सब समझेंगे। ज्योमेट्रिकल कैसे पता लगाते हैं ना, ऑप्टिकल कैसे पता लगाते हैं। अगर तुम कोई भी कंपाउंड के लिए हम दोनों आइसोमर निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म हम कंपाउंड के लिए निकालते हैं। ज्योमेट्रिकल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डेवलप होते हैं जब बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट किसमें डिफरेंस आएगा? बॉन्ड एंगल। जैसे सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन, प्लेटिनियम के ऊपर चार ग्रुप लगे हुए हैं। अगर एक जगह पे देखोगे तो अमोनिया कहाँ पे लगे हुए हैं? सेम साइड में। और एक जगह पर देखोगे तो अमोनिया कहाँ पे लगे हुए हैं और क्लोरीन कहाँ पे लगे हुए हैं? ऑपोजिट साइड में। तो अगर आप देखोगे तो पहली बार में अमोनिया और अमोनिया का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे 180 डिग्री का। और यहाँ पे अमोनिया अमोनिया का डिस्टेंस कितना है? 90 डिग्री का। सही है क्या? तो यहाँ पे देखोगे बॉन्ड एंगल चेंज होने से एक क्या बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन क्या होता है तुम्हारा? कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। क्लियर? और ट्रांसप्लैटिन का कोई यूज नहीं होता है, कचरा होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोनों के अंदर फर्क क्या चीज का है? खाली बॉन्ड एंगल का। किसका फर्क है? ठीक है, और बॉन्ड एंगल के फर्क से पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शुरू हुए? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंगल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द। तो अगर आपको पूछेंगे, है ना, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होगा? बॉन्ड एंगल के डिस्टेंस से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल का डिस्टेंस। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? एक सिस होता है और एक क्या होता है? ट्रांस। समझ में आएगा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज मेड अप ऑफ सिस एंड ट्रांस। समझ में आएगा? अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कैसे पहचानते देखो जरा। ज्योमेट्रिकल तो एकदम आसान से पहचान जाओगे, अगर भगवान ने आंखें दी है तो आंखें देने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि भैया 90 डिग्री है 180 डिग्री, दिखाई तो देता होगा 90 डिग्री 180 डिग्री। मैं कंपाउंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लेते भैया यहाँ पे ले लेते मैंगनीज, यहाँ पे ले लिया ए और बी और बी, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे मैंगनीज और यहाँ पे ले लेंगे ए। हाँ, ज्यादा हो गया एक। यस, बताओ पहला वाला क्या है? अरे सिस या ट्रांस? हाँ। अब दो जन 90 डिग्री पे दिख रहे क्या? हाँ। तो जो अगर दो जन 90 डिग्री पे दिखाओगे सिस, और ए यहाँ पे 90 डिग्री पे, और यहाँ पे ए और ए कहाँ पे है? 180 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सिस और ट्रांस। समझ में आया? तो डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा कौन सा सिस है और कौन सा क्या है? ट्रांस। क्लियर हुआ सब लोगों को? सिस एंड ट्रांस कैसे निकालते हैं? सिर्फ आंखें चाहिए, वो दिए भगवान ने, तो सब ठीक हो जाएगा तुम लोगों को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तुम कैसे निकालोगे? क्लियर हुआ सब लोगों को? सिस एंड कहाँ से? अब सवाल आता है ऑप्टिकल का। सर ऑप्टिकल का है तो ऑप्टिकल क्या क्या होता है? तो ऑप्टिकल में थोड़ा सा दिमाग ध्यान सुनते जाना क्या होता है। मान लो भैया कि ये एक कंपाउंड है, ढक्कन। ये ढक्कन एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये मुझे पता लगाना है। क्लियर? ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे नालायक को, क्या कर रहे हो वहां पे? ध्यान दे उधर, एलियन क्या कर रहा है, तू देख दे। श्रेयस ध्यान दे, जादू को बुला है। नॉन 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 नॉन। ठीक है, सुनते जाओ, सुनते जाओ। अब मेरी बात सुनो। हाँ। अरे नाला है, श्रेयस के पीछे पड़ गया लोग तो। श्रेयस,
तुम लोग के बच्चे क्लास सर। नो साउंड अल्जाइमर कैसे होता है सर, प्लीज रिपीट। क्या लिखा है, नो साउंड अल्जाइमर कैसे होता है? हाँ श्लोक है। कुछ नहीं बेटा, अल्जाइमर कैसे होता है कैसे भी, क्या लेना देना है? अल्जाइमर कॉपर के एक्सेस से होता है, कॉपर आयन जब एक्सेस हो जाते हैं बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अल्जाइमर होता है। ठीक, अब सुनते जाओ, मेरी बात सुनो। मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मेरे को इस कंपाउंड के बारे में पता नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, तो मैं एक मशीन में डालूंगा, उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्या बोला मैंने? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर नाम की एक मशीन होती है, उसके अंदर इसको डालेंगे कंपाउंड को, पोलैरीमीटर। समझ में आया? अब ये मशीन में क्या होता है, एक लाइट आती है, मान लो आपने, ये एक जगह होती है जहां पे आप सैंपल रखोगे, सैंपल या कंपाउंड जो भी है। ये सैंपल या कंपाउंड है, ये मशीन के बीचों बीच मैंने रख दिया, सही है? क्लियर है? ये ढक्कन मैंने मशीन के सैंपल वाला जो एरिया है उसके अंदर रख दिया, यहाँ पे ये सैंपल यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे से एक लाइट आएगी, उसको बोलते हैं पीपीएल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोला? प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। एक लाइट आती है, वो लाइट करके इस मशीन, इसमें कंपाउंड में जाएगी। समझ में आया? ए पागल बच्चों, सुनते जाओ। कुठली लाईट येणार? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाईट। प्लेन पोलराइज लाईट कुठे जाणार? सॅम्पल मध्ये, बरोबर का? आता सॅम्पल काय करणार, जर हा सॅम्पल लाईटला रोटेट करणार, काय करणार? जर हा सॅम्पल लाईटला रोटेट करणार, त्यावेळी त्याला आपण ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड म्हणणार. काय म्हणणार? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. क्लियर हुआ? अगर ये जो भी सैंपल है इस पे अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट मारता हूं, कौन सी लाइट मारूंगा? प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये कंपाउंड अगर लाइट को रोटेट करता है, लाइट को क्या करेगा? स्वतः रोटेट नहीं होगा, किसको रोटेट करेगा? लाइट को रोटेट करेगा। अगर ये लाइट को रोटेट करता है, क्लियर हो गया, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली। और अगर ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या रहेगा? ऑप्टिकली। यहां पर क्लियर हुआ? तो कोई भी कंपाउंड जब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रोटेट करने के दो डायरेक्शन है, राइट और लेफ्ट। अगर राइट में रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी। तो दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में डेक्स्ट्रो और लिवो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फालतू नाम क्यों दिए? ग्रीक में वहां पे लोग राइट को डेक्स्ट्रो बोलते थे, लेफ्ट को लिवो बोलते थे, वहीं से नाम पड़ गया। ठीक है, अभी हम लोगों को लेना देना नहीं, तुम लोगों को बस खाली नाम याद रखने पड़ते थे, याद रख लेने का। क्लियर हो गया? तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? रोटेट। क्या करेगा? फिर से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लाइट को क्या करेगा? कहां पे करेगा? लेफ्ट और राइट में, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो लाइट को रोटेट करेगा क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, गुड। अब एग्जाम में तुमको कोई कंपाउंड का नाम दे देंगे, मान लेते कंपाउंड दे देंगे तुम लोगों को एक्स, और तुमको पूछा बताओ भैया ये जो कंपाउंड एक्स है, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? तो एग्जाम में तुमको पोलैरिमीटर नहीं देंगे सब लोगों को कि एग्जाम में वो कंपाउंड को पोलैरिमीटर में डाल के घुमा के देखो, नहीं ना। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ना बिना पोलैरिमीटर के सॉल्व करने के लिए। तो बिना पोलैरिमीटर के पेन और पेपर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट लगेगा, उसको बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलेंगे? कायरलिटी। बिना पोलैरिमीटर का यूज किए आप कंपाउंड के बारे में बता सकते हो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। उसके एक नया कंसेप्ट लगेगा, जिस है ना, उसको बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलेंगे? कायरलिटी। क्लियर हो गया क्या? अगर कंपाउंड कायरल है, क्या है? कायरल। अगर कंपाउंड कैसा है? अब इसको लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, चीरल वीरल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? कायरल। समझ में आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कायरल, अगर कंपाउंड कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और अकायरल है या नॉन कायरल बोलते हैं इसको, अकायरल नॉन कायरल, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा? समझ में आया मैं क्या बोला? अभी पोलैरिमीटर तो हमारे पास है नहीं, एक मशीन महंगी आती है और हर बच्चे को दे नहीं सकते। ठीक है, बच्चे वो एग्जाम में देंगे तो निकाल के ले जाएंगे घर पे ही उसको। तो कहने का अर्थ ये है कि पोलैरिमीटर से तो नहीं निकाल सकते, तो एग्जाम में कैसे पता लगाएंगे? हम लोग पता लगाएंगे कायरलिटी का कंसेप्ट यूज करके। समझ में आया क्या? कायरलिटी में अगर कंपाउंड कायरल है, कंपाउंड कैसा है, तो ऑप्टिकली क्या आएगा? एक्टिव। और अकायरल है तो कैसे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर कैसे पहचानने का? कायरल कंपाउंड बताता है क्या? तेरा नाम क्या? बोलेगा मेरा नाम कायरल है तो पता चलता है? नहीं। कायरल कैसे पता चलेगा? एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये कंसेप्ट लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है, तो कंपाउंड ए कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कायरल। समझ में आया? और अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा।
तो आपका जो मेन काम है वो एक ही करना है आपको, वो निकालनी है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या निकालनी है? अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा? एक आयरल। एक आयरल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको मॉलिक्यूल में ना पोलैरिमीटर चेक करना है, ना कुछ चेक करना है, डेक्स्ट्रो चेक करना है, लिवो चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में आपको एक ही चीज चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ऑप्टिकली। क्लियर हो गया? अब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना बहुत आसान है, आप एग्जाम में सभी बच्चे निकाल सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ। बॉयज को थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, गर्ल्स को एकदम इजीली जमता है। रीजन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना है। तो काटना है तो गर्ल्स के लिए इजी पड़ता है, बॉयज को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बॉयज सीख लेना। गर्ल्स के वास्ते 15-20 और नए तरीके होते हैं, तो वो शायद हमको सिखा सकती है। तो ठीक है, समझ में आया? तो अगर मॉलिक्यूल कट रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, है ना। और अगर मॉलिक्यूल कट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? एब्सेंट। और ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? तो ऐसे देखेंगे। तो कैसे देखते हैं वो सब चीजें अभी आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल जो है हम लोग थोड़ा बहुत जो डिटेल है वो बताता हूँ, देखते जाओ सब लोग, पे अटेंशन। सब रिवीजन लेंगे, फिर से रिवीजन करते हैं एक बार, सब लोग रिवीजन की तरफ ध्यान देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिझम दोन भाग मध्ये डिवाइड होतात हे सगळ्यांनी लक्ष द्यायचे. परत एकदा सांगतोय, बघायचे. अरे नालायक, इधर देखना। क्लास का सारे बच्चों का फेवरेट स्टूडेंट है भाई तू। हाँ, सही में आप बताता हूँ, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है ना, बट स्टूडेंट्स का फेवरेट स्टूडेंट अगर कोई है तो ये है। सारे बच्चों का फेवरेट स्टूडेंट है। सारे बच्चे खुश है तेरे से, बहुत ज्यादा। ध्यान दे बेटा। कार्तिक ना, क्या नीच, निश्चित, मतलब वही ऐसे बोल रहा है। इसका फ्रेंड कौन है, बात कौन करते हैं? सब करते बात, एक दूसरे पे ढकेल रहे, बोले ये। ठीक है, कार्तिक बेटा सोना नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान ध्यान सुनते जाओ, सुनो सब लोग। तो ए नालायक जनता सुनो, ए श्श, ध्यान से पापा का नाम की बात है, एक बार तो ध्यान सुनो। स्टिरिओ आयसोमेरिझमला दोन भाग मध्ये आपण डिवाइड करणार, है ना. एक असतं जॉमेट्रिकल, एक असतं ऑप्टिकल. आता मॉलिक्यूल मध्ये जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम प्रेझेंट आहे की नाही आहे, हे कसं कळवायचं? तर बॉन्ड अँगल काय बघणार? बॉन्ड अँगल. जर दोन दोन मॉलिक्यूल मध्ये 90 डिग्रीचा बॉन्ड अँगल असणार तर तो काय असणार? सिस. आणि 180 डिग्रीचा अँगल असणार मग काय ना? ट्रान्स. मग जर बॉन्ड अँगल मध्ये चेंज आहे तर तो काय येणार? सिस्ट्रान्स, म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमर. कळलं सगळ्यांना? आता ऑप्टिकली कसं कळवायचं? मग ऑप्टिकल साठी काय बघायचं? प्लेन ऑफ सिमेट्री. काय बघायचं? कळलं? आता जर मॉलिक्यूल मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे तर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे, मग ऑप्टिकली. आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री जर ऍबसेंट आहे तर तो कसा आहे? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. कळलं सगळ्यांना? येस. आता प्लेन ऑफ सिमेट्री सर कशी काढायची ती तुम्हाला मी सांगतो ज्यावेळी तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम शिकवणार. आता आपण जॉमेट्रिकल आयसोमर शिकणार आहे. मग ज्यावेळी तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमेरिझम शिकवणार त्यावेळी तुम्हाला प्लेन ऑफ सिमेट्री कशी काढतात, कसे काढतात ते तुम्हाला शिकवणार. कळलं? यस. अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े थोड़ा सा और। यस, तो आपको बता दिया इसका मतलब, सब मैंने लिख के दिया है नोट्स के अंदर, देखो जरा। अराइजेस ड्यू टू चेंज इन बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल सिस, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल ट्रांस। यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ ड्रॉ करके दिया है, कॉपी कर लेने के बाद में, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? कंपाउंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू लेफ्ट एंड राइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। लेफ्ट का मतलब क्या बताया? लिवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो का, राइट का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेफ्ट को माइनस साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। डेक्स्ट्रो को प्लस या फिर स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया, इनको ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे समझेगा? कायरल से। कैसे समझेगा? कायरल। समझ में आया? इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडवांस में आता है, तुम लोग को है नहीं तो छोड़ दो इसको। ये तुम लोग को एडवांस में भी नहीं पूछा गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, खाली सिलेबस में दिया है एडवांस के, बट पूछा नहीं गया है। अगर इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल इज नॉन कायरल। क्या है? नॉन कायरल। पर सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको पूछते नहीं है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा, ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इट इज नॉन कायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आएगा? यस। अब बड़े तो ये हो गई बातें इनके बारे में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
यस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, सब देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होता है? तो हमें दो कोऑर्डिनेशन देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसके लिए हमें आइसोमेरिज्म निकालने हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो मेरे पास कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल है बताओ जरा। एक तो स्क्वायर प्लेनर होगी क्या, और एक टेट्राहेड्रल। दो ज्योमेट्री पॉसिबल है क्या मेरे पास? ये नालायक जनता, सुनते जाओ, सुनते नहीं बच्चे लोग। जर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असणार म्हणजे एका सेंटर ऍटम वर चार साइड ऍटम्स किंवा चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे, तर आपल्याकडे दोन जॉमेट्रीज पॉसिबल आहे, स्क्वेअर प्लेनर आणि टेट्राहेड्रल. आता आपण काय करू शकतो बघा इथे, याच्यासाठी जीआय काढायचं आणि याच्यासाठी ओआई काढायचं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों के लिए, दोनों निकालने का. स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या निकालोगे, ज्योमेट्रिकल, और क्या निकालोगे, ऑप्टिकल. टेट्राहेड्रल के लिए भी कितने ज्योमेट्रिकल निकलते कितने ऑप्टिकल निकलते दोनों निकालेंगे. क्लियर हो गया? तो सर कितने केसेस बनते देखेंगे भैया, कितने केसेस हमारे पास बन जाएंगे. केसेस देखने वाले ध्यान से देखना, केसेस कितने बनते हैं मोनोडेंटेड के खाली. केसेस मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगैंड के कितने केसेस बनते हैं ध्यान से देखो. सबसे पहला केस होगा, एक सेंट्रल एटम के ऊपर, एक मेटल के ऊपर चारों के चारों ए ही लगे हो, मतलब चारों के चारों साइड एटम क्या हो, सेम. समझ में आएगा? सेकंड केस क्या बन सकता है देखो जरा, एक एम हो, A3 और बी, ऐसा भी बन सकता है क्या? तीन साइड आइटम, अरे चार लोग लगाने हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए. सही है, तो एक ऑप्शन है चारों के चारों सेम हो, दूसरा ऑप्शन है तीन लोग सेम हो एक अलग हो, A3 B. और कौन सा हो सकता है बताओ जरा, चलो बताओ. दो सेम दो अलग, तो A2B2 हो जाएगा क्या? नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बताओ. A2BC हो सकता है. सही है, दो लोग सेम और ये तीसरा और चौथा अलग हो सकता है. नहीं समझ में आया? आया. और क्या केस बनेगा बताओ जरा. एक ABCD हो सकता है, बहुत बढ़िया, पांच चारों के चारों अलग. एम, एम तो मेटल है, और लिगैंड ABCD सब. और कोई केस बनेगा क्या देखो जरा. बेटा अनामिका, गुड मॉर्निंग. हाँ, अगर आप बोलोगे सर ऐसा कर देते, MB3 और A कर लेते, सही है क्या? तो ये गलत हो जाएगा बेटा. क्यों? क्योंकि ये तो A3B है ना. अरे भैया ये और A3B तो सेम ही है ना. ए और बी क्या लेते हो तो हम पे डिपेंड करता है ना. जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसको बी मान लेंगे. या इसके केस में जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको बी मान लेंगे, उसको ए मान लेंगे. समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? पांच केस नहीं समझ में आया कैसे बने? अरे एक जन पे एक सेंटर एटम पे चार लोग लगाने, तो क्या क्या आप मैथ्स के बच्चों इतना समझ, नीट के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैथ्स के बच्चों को थोड़ी समय प्रॉब्लम होती है. लॉजिक थोड़ा समझ में आता होगा ना. अगर एक सेंटर पे पांच चार लोग लगाने, कितने लोग लगाने, चार. तो एक ऑप्शन के चारों के चारों सेम हो, दूसरा ऑप्शन है तीन लोग सेम हो एक अलग हो, है ना. फिर उसके बाद क्या ऑप्शन हो, दो एक जैसे और दूसरे दो अलग जैसे. फिर उसके बाद क्या हो, दो सेम और तीसरा चौथा अलग हो. और एक ऑप्शन के चारों के चारों अलग हो. सही है, अब इसके अलावा तुम सोचो कोई बनता है क्या, तुम देखो जरा, मेरे को तो नहीं लगता. कौन सा? ट्राई करके देना, कोई नहीं बनेगा, फिर रिपीट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कर लेते ना, एम क्या बोल, एक बात बताओ मेरे को, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करके दिखा दो, फिर ये कर लेते, अभी मान लो ये है, इसकी जगह पे लिख लेते, ए लिख लेते और B3 लिख लेते, ऐसा. ठीक है, तो ये तो यही हो गया ना बेटा. नहीं, अब देखो इसकी जगह पे मैं ऐसा लिखता हूँ, MB2C2. तो ये मेरे को बताओ, ये और ये सेम है या अलग है? सेम है ना. अब तो बोलोगे सर ये तो P2 है और ये C2 है, ये अलग. अरे तो वो तो हम मानेंगे ना, A क्या है B क्या है. समझ में आया क्या? कंसेप्ट क्या है, अरे इसको उठा ला, इसको ये ना लगे, ध्यान दे. कंसेप्ट क्या है, दो जन सेम दो जन सेम. समझ में आएगा? तो ये उसी का एग्जांपल आएगा. तो हमारे पास पांच ही केस बनते हैं, किसी और को और केस बनता है तो देख के देखो, बना के देखो कोई केस बनता है क्या. मेरे को तो यही पता है. अगर अब आपसे बन रहा है तो आप समझ जाना कि अपना लायक हो. ठीक है, क्लियर है. हाँ, न्यू डिस्कवर, अगर ऐसे कुछ उल्टी सुल्टी हो रही है तो आप नालायक को मान लेना. क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई केस बनेगा? समझ में आया? बढ़े आगे. यस, तो आपको ये पांच केसेस स्क्वायर प्लेनर में लगाने हैं, और पांच केसेस कहाँ लगाने हैं, टेट्राहेड्रल में. और इन पांचों के जीआई चेक करने हैं, और पांचों के चेक करने हैं ओआई. पांचों के जीआई, पांचों के ओआई. समझ में आएगा? तो टोटल कितने हो गए, 20. सही है, टोटल आपके पास 20 क्या बोल सकते हैं, सॉल्विंग करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 11 केस बनेंगे खाली मोनोडेंटेड के, बाइडेंटेड के अलग से बनते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सबसे इजी चीज बताता हूँ, ध्यान सुनो. स्क्वायर प्लेनर में जीआई होते हैं ओआई होते ही नहीं. स्क्वायर प्लेनर में जीआई होते हैं ओआई, आधा काम तो हो ही गया, है ना.
ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। और टेट्राहाइड्रल में जो है क्या होता है, जीआई नहीं होते और क्या होते हैं, ओआई होते हैं। तो 50% काम तो यही हो गया। टेंशन की बात नहीं, समझ में आया सब लोगों को? नहीं समझ में आया? अरे भैया इसके लिए दोनों निकालने थे स्क्वायर ब्रैकेट में, बट इनमें सिर्फ जीआई होते हैं, ओआई होते हैं नहीं है। ओआई एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमेशा जीरो आता है। आंसर क्या आता है? हमेशा जीरो। तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये जीरो याद रखने का। इसमें जीआई नहीं होता और क्या होता है, ओआई। तो 50% काम तो ऐसे हो गया आप लोग का। अब सॉल्व करके देखेंगे, तो इस स्क्वायर पेयर में खाली क्या निकालेंगे, जीआई। और टेट्राहेड्रल में क्या निकालेंगे, ओआई। बहुत बढ़िया, शुरू करें तो देखते जाओ। स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करना है, ध्यान दो रे पागल बच्चों, सुनो। बुके बुके रखनी नहीं है रे बाबा। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम देखेंगे जीआई कैसे निकालेंगे। तो जीआई निकालेंगे तो MA4 है। ठीक है, हमारे पास 5 केसेस है, पांचों केसेस हमको ट्राई करने हैं, क्लियर। तो कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसे बताते हैं आप लोगों को। एनसीईआरटी थोड़ी अलग तरीके से, एनसीईआरटी बोलती है सारे डायग्राम ड्रॉ कर करके निकालो। ठीक है, उसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ एम, ये लास्ट पार्ट में थोड़ा दिक्कत आएगी, ध्यान सुना, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आधी बातें समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को। ठीक है, MA2B2 क्लियर हो गया। बोलेंगे इसमें हम निकालो कितने से कितने ट्रांस है। तो एक हम इसको ड्रॉ कर करके देखेंगे, तो देखो जरा कैसे ड्रॉ करते जाते हैं। एक एम पे 4 लोग, नाम स्क्वायर प्लेनर दिया तो ऑब्वियस स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। क्या क्या कर सकते हैं देखो जरा, A A B B ऐसे कर लेंगे क्या हम लोग। अब एक ऑप्शन क्या है देखो जरा, इसमें क्या करेंगे, इसको बी से स्विच करो, इस ए को कहाँ डाल दो, बी की जगह, बी को कहाँ डाल दो, ए की जगह पे। ये बहुत नींद आ रही है आदेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो जरा, ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, सही है। क्लियर हो गया। तो आप देखो जरा, ये दोनों ए एक इस पे सिस पे, अरे 90 90 पे ना, और ये एक इस पे आ गए ट्रांस, समझ में आया। फिर आप एक काम करो, अब ये दोनों में स्विच हो गया ना, अब इन दोनों को स्विच कराए क्या, तो आंसर कुछ आता है क्या, देखो जरा कुछ चेंज आएगा नहीं। फिर इन दोनों को स्विच करा के देखेंगे ना, तो ऐसे मल्टीपल डायग्राम ड्रॉ कर करके आपको स्विच करा कर देखने पड़ेंगे कि सिस कहाँ पे आता है और ट्रांस कहाँ पे आता है। बट ये तो दो ही थे, इसमें इजी पड़ता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ऐसा ट्राई करो, देखो जरा A2BC इसमें ट्राई करो, तो इसमें आ जाएगा दिक्कत आप लोगों को। ठीक है, इसमें आ जाएगी आपको दिक्कत। तो ट्राई करके देखो, चलो चलो सब लोग रफ में ट्राई करो पीछे, है ना। इसके कितने बनते हैं देखो जरा, A2BC में कितने बार स्विच कर करके देखो, कितने सेम बनते हैं, कितने अलग बनते हैं।
अगर एनसीईआरटी का मेथड यूज करोगे तो पूरा दिन भी निकालोगे तभी भी आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ, उस मेथड का यूज करेंगे तो आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आदेश उठाओ रिंग, उखड़, क्या नाटक चल रहा है तेरा? इस क्या खड़े, नींद आ रही है? इतना इंपॉर्टेंट का मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा आदेश, नेक्स्ट टाइम कभी लेके मत आना कोई डाउट, याद रखना। अगर क्लास में सोना है तो डाउट मत लेके आया करो। डाउट लेके आना है तो पहले क्लास में ध्यान दो, फिर डाउट लेके आओ। तुम सोते रहोगे बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं चलता। पे अटेंशन, देखो अभी मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा वो ट्रिक सब लोग ध्यान से समझना। ये ट्रिक से आपके आंसर एकदम इजीली निकलेंगे, नहीं तो नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये ट्रिक यहाँ पे नहीं समझ में आएगी तो आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कैसे करना है, मतलब मान लो अगर मैं देखता हूँ A2B2 है, ऐसा है समझो, क्लियर है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसपेयर्स बनाऊंगा। ट्रांसपेयर्स कैसे बनते हैं ध्यान से समझो, ट्रांसपेयर कैसे बनते हैं। इसका लिखा ना लाइक श्लोक में, बच्चे आते नहीं है क्लास, सर साउंड नहीं आ रही, मत पढ़ फिर, ठीक है। अब ध्यान समझो, ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A A B B। A2B2 को कैसे लिखता हूँ A A B B। A को एक साथ में, B B को एक साथ में। जो दो लोग सेम डब्बे में दिख रहे हैं वो लोग ट्रांसपेयर किस पे हैं, ट्रांसपेयर, इनको हम ट्रांसपेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसपेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसपेयर। तो जो लोग सेम डब्बे में वो क्या होंगे, ट्रांसपेयर, समझ में आया, जो लोग सेम डब्बे में वो क्या होंगे, वो ट्रांस के ऊपर होंगे। और जो दो लोग अलग अलग डब्बे में वो सिस पे होंगे, किस पे होंगे, सिस। जैसे ए और ए सेम डब्बे में तो कैसे हैं, ट्रांस। ए और ए में कितने का एंगल होगा, 180 का। और यहाँ पे बी और बी क्या है, सेम डब्बे में, तो ये लोग भी क्या है, ट्रांस। बट ए और बी अलग अलग डब्बों में तो कैसे होंगे, सिस। नहीं समझ में आया, आया। जो दो लोग सेम डब्बों में, ए और ए क्या है, ट्रांस, बी और बी भी कैसे, ट्रांस, बट ए और बी कैसे होंगे, सिस। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं A2B2 कैसे लिख सकता हूँ, A A B B। अब मुझे क्या करना है ध्यान से, बहुत सिंपल सा काम है। मैं इसको एक को कांस्टेंट कर लूंगा, पहले वाले को क्या कर लूंगा, कांस्टेंट। और इस वाले ए को एक बार इस बी से स्विच कराऊंगा। तो देखो जरा आंसर क्या आता है, मेरे को बताओ जरा। A B A B ऐसा आएगा क्या, सही है क्या, A B A B आ जाएगा। अब देखो जरा A A B B और A B A B सेम है क्या, नहीं, ये क्या है, A A B B है और ये क्या है, A B A B, तो सेम तो नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर सेम आ जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, समझ में आया, सेम नहीं आना चाहिए पेयर। अब देखो जरा, एक बार मैंने इस ए को इस बी से स्विच कराएगा, अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, इस वाले ए को नेक्स्ट वाले बी से स्विच करा के देखूंगा। अब देखो आंसर क्या आता है, देखो जरा क्या आएगा, A B और बी ए को भी A B लिख सकते हैं हम लोग। अरे बी ए बोलो A B बोलो, मतलब सेम ही है ना, क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया। अब ये A B और ये भी क्या है, A B सेम आ गया क्या, तो आंसर सेम आ गया तो खोड़ देने का, उसको लिखने का नहीं, तो कोई दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, तो क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया, तो एक बार इसको इससे करा दिया, एक बार इससे करा लिया, तो दो आ गए। अब देखो जरा, ये दोनों पेयर सेम है क्या, नहीं, ये A B B है, ये क्या है, A B है। तो हमारे पास कितने आइसोमर आएंगे, दो, कितने आएंगे, दो पेयर पॉसिबल आएंगे, एक आना। अब पूछेंगे भैया दो में से सिस कौन सा ना ट्रांस कौन सा, तो ये पूछते हैं सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, वो पता पता लगाएंगे भैया, कैसे पता लगाते हैं। अब देखो, अगर मैं ए के टर्म्स में देखता हूं तो ए कैसे है, सेम डब्बे में क्या, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस। और अगर मैं ए के टर्म्स में देखता हूं तो यहाँ पे ए कैसे अलग अलग डब्बों में है क्या, तो यहाँ पे अलग अलग डब्बों में तो ये क्या हो जाएंगे, सिस। तो एक ट्रांस और एक क्या हो जाएगा, सिस, समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे, दो, एक सिस और एक ट्रांस, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम ट्राई करेंगे M A2B C के लिए, इसके लिए ट्राई करेंगे, तो तुम लोग ट्राई करो, चलो फटाफट, आज 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा तुम लोग, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। A2B C कितने बनते देखो जरा, बना के देखने, बुक में, बुक में बिना बनाए नहीं, नालायक, बुक निकाल चल, बना के देखो ना, तुक्के मत लगाओ। A2B C, A2B C के नहीं बनेंगे तीन, हाँ। अरे सेम आएंगे तो निकाल देना, रफ कर देना सेम वालों को। ए के टर्म्स में देखना, किसके टर्म में देखोगे, ए के टर्म्स में। ऐसे बनाया होंगे क्या तुम लोग, देखो पहले लिखोगे ऐसे A A B C, ऐसे लिखा गया, ऐसे लिख दिया सब लोगों ने, हाँ। मेरे को बताओ सिस ट्रांस कितने हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, दो, दो आएंगे सिस ट्रांस, देखो बना के देखते हैं। दो आएंगे, एक सिस और एक ट्रांस आएगा, ए के टर्म्स में देखो, अभी देखो सब लोग ध्यान से देखना, मैं बना के दिखाता हूं हम लोगों को। अगर ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, आगे और एग्जांपल्स है, वो सब समझ में आएंगे। ये एग्जांपल को ध्यान से देखो, असल इला का A2B C ला A A B C बरोबर का, आता ए ला या ए ला कॉन्स्टंट ठेवू का, आणि इस ए को इस बी से एक बार स्विच करा के देखें, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखेंगे भैया, क्या मिलेगा, A B और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC, सही है क्या। अब मेरे को बताओ, ये क्या है, A A B C और ये क्या है, A B A C, तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं। तो ये
तो चल जाएंगे, ये तो हो जाएंगे। सेकंड टाइम में देखेंगे, तो सेकंड टाइम देखो जरा क्या कर सकते हैं। सेकंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ए को इस वाले सी से स्विच कराओ क्या? समझ में आया? अरे एक बार ए को बी से स्विच करा, एक बार किसे कराएंगे, सी से। तो स्विच का मतलब समझ में आता है तुम लोग को? स्विच का मतलब समझ में आता होगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ए और सी, और यहाँ पे ए और बी। नहीं समझ में आया? आएगा, देखो चेक करो। अरे जब ये ए इधर जाएगा तो ये आएगा ना। अब ये देखो, ये ए बी ए सी और ये भी क्या, ए सी ए बी, मतलब सेम ही है ना इसका। तो ये सेम ही है, ए बी ए सी, ए बी ए सी है, तो सेम आगे तो खोड़ देगा। हाँ, तो बचा कितना, दो। तो एक शीश होगा। अब देखो, अब कौन सा शीश, कौन, तो दो आ गए, तो आइसोमर्स कितने आएंगे, दो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछेंगे, जीआई कितने आएंगे, तो कितने आएंगे, दो। अब पूछेंगे कौन सा शीश और कौन सा ट्रांस है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे, अगर मैं ए के टर्म्स में देखता हूँ, तो ए के टर्म्स में ये दोनों ए एक सेम बक्से में है क्या? तो सेम बक्से में तो क्या हो जाएंगे, ट्रांस। और ये दोनों अलग अलग बक्से में तो क्या हो जाएंगे, शीश। तो एक शीश और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस। समझ में आएगा? नहीं आया? क्लियर है? अरे रुको, बंद नहीं करना, एक मिनट रुको, टाइम लो थोड़ा सा, आज 2 मिनट रुको। एक लास्ट एग्जांपल है, वो करो, फिर भाग जाओ। ए बी सी डी ट्राई करो और फिर जाओ, ए बी सी डी के बाद जा सकते हो। अब ए बी सी डी को या तो ए बी के टर्म्स में देख लो या सी डी के टर्म्स में देख लो, किसी भी दो के टर्म्स में देख लो। ए बी के टर्म्स में देख के चेक करो। ए बी के टर्म्स में, अरे ड्रॉ करके निकालना बेटा, ए बी के टर्म्स में चेक करो कितने बनते हैं। बनाओ देखो। बी थ्री वाले तो अच्छा बना रहे थे, बी थ्री वाले का आंसर फटाफट आ रहे थे। तीन आ रहे क्या? हाँ, तीन करेक्ट है, थ्री इज करेक्ट। हाँ, तो देखते जाओ, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ए बी और सी डी ऐसे लिखा है सब लोगों ने। अब पहली बार में ए को कांस्टेंट कर दिया। अब जिन लोग का नहीं आया वो लोग ध्यान दो, बस 1 मिनट बचा है, 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, फिर भाग जाना तुम लोग, सब लोग ध्यान दो। ए ध्यान सुनो। श्श, हाँ तीन आएंगे, ध्यान सुनो। ए को कांस्टेंट किया। हाँ, अब एक बार बी को सी से स्विच कर दूं क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, देखते जाओ भैया, ए सी, और यहाँ पे क्या आएगा, बी डी। ये आ रहा है सब लोग का? आया क्या? Yes. अब क्या ए बी सी डी और ए सी बी डी सेम है क्या? नहीं, तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे, because इसमें ए सी है और इसमें ए बी है, तो सेम नहीं है। यहाँ पे सी डी, यहाँ पे बी डी, अलग अलग है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सेकंड टाइम में मैं कर सकता हूँ, सेकंड टाइम में इस बी को मैं डी से स्विच करूँ क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जरा, ए और ए डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी। हाँ, क्लियर हो गया क्या? यस। अब देखो जरा, क्या है यहाँ पे, ए सी और ए डी सेम सेम नहीं है, बी डी बी सी सेम सेम नहीं है, सब सेम नहीं है, तो तीन पेयर बन जाएंगे क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अब तीन में से सिस कितने और ट्रांस कितने, ये बताओ मेरे को। ऐसा नहीं हो सकता, दो सिस और एक ट्रांस। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया, किसी भी दो के टर्म्स में देख लो, ए बी के टर्म्स में मान ले हम ए बी के टर्म्स में देखते हैं, ए और बी कैसे, देखो जरा, सेम डब्बे में क्या, तो क्या हो जाएंगे, ट्रांस। अरे एक सेम डब्बे में ट्रांस होते ना, ए भी सेम डब्बे में ट्रांस। अब ए इधर और बी दूसरे डब्बे में, तो क्या हो गया, सिस। ए इस डब्बे में, बी इस डब्बे में, क्या हो गया, सिस। तो दो सिस और एक ट्रांस आ गया क्या? किसी के भी टर्म में। अब आपको ए बी के टर्म्स में समझ में नहीं आता, आप बोले सर ए बी क्यों लिया, दूसरा टर्म्स लेके दिखाओ। मैं आपको सी डी के टर्म्स में दिखाता हूँ, सी डी के टर्म्स में देखे क्या? तो देखो, सी और डी सेम डब्बे में, ट्रांस। ठीक है, सी और डी अलग डब्बे में, सिस। सी और डी अलग डब्बे में, सिस। तो दो सिस एक ट्रांस ही आएगा। कोई और दे दो, कुछ और समझ में आता है तो कुछ और। एसी ले लो, एसी क्या है, सेम डब्बे में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। ए और सी अलग अलग डब्बे में, सिस। ए और सी अलग अलग डब्बे में, सिस। तो दो सिस एक ट्रांस आएगा क्या? तो कितनी बार भी कैसे भी करके देख लेना, जीआई कितने आएंगे आपके, तीन। उसमें से क्या हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे, सिस, और एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रांस। इस पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, कुछ डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी उठा लेना, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी चार लोग लगा लो, आंसर फिक्स वही आएगा। कैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बनाएगा, मेटल दोनों बनाएगा। मैं बताता हूँ तुमको कैसे, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। पेन किसका है ये? अब मेरे को पता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कल हम फिर से इसका रिवीजन लेंगे क्लास में। हाँ, नोट्स, आइसोमेरिज्म 1, आइसोमेरिज्म 2।